के विषय में कुछ बात रखने वाली हूँ। और हम सबको मालूम है कि विवेकानंद केंद्र जिसका मुख्यालय कन्याकुमारी में है। और हम माननीय एकनाथ जी ने शुरुआत से ही अपने मुख्य कार्यक्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्वांचल को चुना। जैसे हम जानते हैं कि वे दृष्टा थे। उन्होंने बहुत दूर की बात सोची थी। 1947 के पार्टीशन के बाद में अपने देश का जो बहुत बड़ा भाग यहाँ से अलग हो गया, तो स्ट्रेटेजिकली उत्तर पूर्वांचल का जो महत्व है वो बहुत अधिक हो गया। और इसके लिए इसके पूरे लोकेशन और ये सारी बातों को हम समझेंगे। यहाँ पर जैसे हमको दिख रहा है कि यहाँ जो रेड मार्क करके रखा है, ये है उत्तर पूर्वांचल, जो पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया जो है, इस साउथ ईस्ट एशिया का मध्य भाग पड़ता है। तो जितनी दूरी हमारे देश की है, जितनी व्याप्ति इधर से हम देखते हैं बाई तरफ से, तो गुजरात तक के हम देखते हैं, शायद उतना ही दूर इस बाजू में जापान पहुंच जाए। कम ज्यादा डिस्टेंसेस एग्जैक्ट काउंट करने से होंगे, किंतु हम यदि देखें तो एवरेज हमें दिखाई देता है कि ऊपर चाइना हो या दाई तरफ ये सारे देश हो या अपना देश हो, इसके बराबर ठीक बीचों बीच यह उत्तर पूर्वांचल का लोकेशन है। जैसे ये भाग से ही हम जानते हैं कि इसी भाग से ये जो कल्चरल जो सारा रिनाइसेंस, मतलब एक बार हम यदि टोटालिटी में सांस्कृतिक अपने देश की एकात्मता के बारे में यदि सोचते हैं, तो यह भूखंड ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की परंपराओं ने उसकी रक्षा करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना योगदान युगों से दिया है। और इसके लिए ही एकनाथ जी ने बहुत दूर की सोचते हुए देखा कि यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। फिर हम जैसे देखते हैं कि अपने देश से दादा अगला अगला वाला स्लाइड दीजिए। अपने देश से जो इस भूखंड का जो जोड़ लगा है वो मात्र 32 किलोमीटर का है। और पूरे जो 5 इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स है, ये करीबन 96% अराउंड 4000 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और मात्र 32 किलोमीटर से, जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, ये 32 किलोमीटर से अपने देश के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण भी इसका जो स्ट्रेटेजिकल जो भाग है, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम जब देखते हैं कि इसका जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया के बराबर सेंटर में रहने का जो लोकेशन जो है, ये हमने व्यापार करने के लिए, अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, अपनी एकता के लिए, ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपनी संस्कृति की दृष्टि से इस भूभाग का उपयोग तो जैसे पहले से होते आ रहा है, किंतु पार्टीशन के बाद हम जब देखते हैं कि इसका जो उपयोग है, ये कई अलग कारणों से ही होने लग गया। जैसे हम देखते हैं कि ये टेररिज्म के लिए इसका यूज करने लग गए। ये जो कम्युनिकेशन जो चैनल्स है, ये अलग काम के लिए ही यूज होने लग गए। तो जैसे ये जो म्यांमार, लाओस और ये जो वियतनाम वगैरह, ये जो छोटे छोटे जो देश है, जहां पर ये कहा जाता है कि जिसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। दादा अगली स्लाइड दीजिएगा एक बार। तो ये जैसे हम देखते हैं कि ये जो थाईलैंड, म्यांमार, और ये इसमें ये जो सारा जो ये जो सारे नीले जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इंसर्जेंसी और टेररिज्म और ये सब के हब्स है। तो इसका भी, इसके लिए ये सेंटर करके यूज किया गया हमेशा। और क्या के लिए ये यूज हुआ, तो ड्रग ड्रग गन्स और, दादा और अगली स्लाइड स्लाइड दिखाइए। तो ये ऐसा है कि हमें मैंने हम जब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में
ये जो गोल्डन ट्रायंगल जो है ये बहुत पास में है। और ये सारे देशों से जो कॉपी जो कलेक्शन होता था, कॉपी कलेक्शन होकर के ये सारा पूरे देश के, अपने देश के थ्रू मैंने ये बाहर जाता, अमेरिका तक जा करके वहां पर इसका कोका बन करके फिर ये वापस आता। और फिर इसको हैंडलिंग करने वाले ये सारे वो गन होल्डर्स, और उसके बदले में अमेरिका से गन मिलता है। और ये सारा मैंने सारे अराजक कामों के लिए ये पूरे भूखंड का बहुत बड़े समय से उपयोग हुआ। और इसके कारण ये सारे इसमें आप आर्थिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, एक बड़ा इंस्टेबिलिटी, बहुत बड़ा चैलेंज एक रूप में खड़ा हो गया। मतलब ये चैलेंज के उत्तर के रूप में नहीं, किंतु मैं कहूंगी कि अपनी संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित रखना। और फिर ये जो स्ट्रेटेजिकल जो जगह है, मतलब आज यदि हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक जो सारा कंसंट्रेशन है, ये जहाँ पॉपुलेशन है वहां पर होना है। और फिर यदि इस पूरे जगह का पॉपुलेशन और हम जिस तरह से भारत की उन्नति के उन्नति के मार्ग जो देख रहे हैं, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ऐसे समय में अपनी भूमि हो, ऐसा सब चाहते हैं। और इसके लिए अब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन हो, या नागालैंड, नागालैंड नाम इटसेल्फ हमको बताता है कि स्विट्जरलैंड और इनके जैसा हमारे इस नागालैंड को नाम के साथ ही जोड़ा गया। और ये बहुत अधिक मात्रा में उसका कन्वर्जन भी हमें यही संकेत देता है कि जैसे चाइना भारत का पॉपुलेशन और जिस तरह से इसका सारा इकोनॉमिक ये बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन आल्सो वुड कम हियर, एंड देन पीपल विल नीड लैंड हियर। और फिर ऐसे समय में यह स्ट्रेटेजिक भूमि जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है, जो व्यापार के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और फिर जो सारी संपन्नता इसे मिली है, जो बायोडाइवर्सिकल बायोडाइवर्सिटी वाला जो सारा हॉटस्पॉट जिसे कहा जाता है कि विश्व के 8 ऐसे स्पॉट्स में से ये एक महत्वपूर्ण स्पॉट है। और ये सारे तथ्यों में हम जब जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें, कभी मैं सुनती हूँ कि किसी ने मुझे बताया कि आपको ये पता है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ऑर्किड का प्रोडक्शन होता है। हाँ, हमें मालूम है, किंतु ये सारा एक्सपोर्ट होता है, वी डोंट नो वेयर इट गोस, हाउ इट गोस, वी डोंट नो। फिर इसी तरह से ऐसा ही बटरफ्लाईज एंड ऑल दिस, आजकल क्या बोलते हैं, ओके, तो ये सारे जो उसकी जो विशेषताएं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, किंतु ये सारे निगेटिव काम और काले धंधों के लिए ये सारा इसका स्ट्रेटेजिकल जो पोर्शन है, ये हमेशा लोकेशन जो है इसका हमेशा लोगों ने यूज किया, किंतु अच्छे कामों के लिए अभी तक के ये हो नहीं पाया है। देन वी सी कि आप अगले स्लाइड में ये दादा, ये है हम देखते हैं कि इसकी और विशेषता में ऐसा है कि इसकी जो भूमि है ये मात्र 7%, सॉरी 8% पूरे देश के 7.9% जमीन यहाँ पर है, किंतु पॉपुलेशन जो है ये 3.8% ही है। तो हमें ये पता चलता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो टू लो। लोगों के पास में मतलब ये भूभाग जो है, ये बायोडाइवर्सिटी के कारण बहुत सारा भाग तो रिजर्व फॉरेस्ट भी है, और अदरवाइज भी छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे गांव, 10 घर 12 घर। अब अरुणाचल में या पहाड़िया जो भी स्टेट्स में जाते हैं, मिजोरम मणिपुर या इसमें पहाड़ियों में मात्र 10 घर 8 घरों के गांव होते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी 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 लो। फिर हम देखते हैं कि ये जो उत्तर पूर्वांचल जो है अपना, इसके सारे जो चैलेंजेस है, ये इसकी इस स्ट्रेटेजिकल पोजीशन के कारण बहुत अधिक मात्रा में हम देखते हैं। अगली स्लाइड पे आइएगा दादा। तो जैसे मैं बता रही थी कि कन्वर्जन है, पॉवर्टी, अनडेवलपमेंट, मतलब एक तो अभी तक के तो हम उत्तर पूर्वांचल में
डेवलपमेंट बोलने से अत्यंत स्लो कुछ होता है, यही देखते आए हैं। वर्षों से ब्रिजेस बन रहे हैं, बनते ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र पर अभी अभी तक मात्र 2 ब्रिजेस थे। कुछ वर्ष पहले तीसरा बना, और अभी अचानक 2-3 ब्रिजेस पटापट बढ़ गए। और रेलवेज का और सारा ही हम देखते हैं तो उसके कारण जो कम्युनिकेशन जो गैप्स है, रास्तों का कंडीशन, और इसके कारण वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर पूर्वांचल में अभी अभी तक के भोगा है, और अभी भी है इंटीरियर एरियाज में, बट स्टिल इट इज इम्प्रूविंग नाउ। फिर कन्वर्जन का प्रश्न तो मैंने जैसे बताया कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण अधिक मात्रा में, और अन्य सारे कारणों के कारण भी। फिर ये जो डेमोग्राफिक इन्वेजन की जो बात है, जो बॉर्डर्स इश्यूज थे बांग्लादेश के साथ में, और पार्टीशन के इश्यूज, और अभी सीए और ये सारे इश्यूज को हम सब जानते हैं। किंतु आज की तारीख में यदि सेंसस कुछ बोल रहा है तो एक्चुअल उसके अधिक आंकड़े जरूर होंगे। मैंने आज जो सरकार अपने साथ में जो है असम में, तो कंपैरेटिवली उसका प्रभाव कम दिखाई दे रहा है, बट पॉपुलेशन तो निश्चित रूप से डेमोग्राफिक चेंजेस चैलेंजिंग सिचुएशन में निश्चित है। फिर जैसे मैंने बताया कि जो इंसर्जेंसी के साथ में हमें ब्लेसिंग्स में ये मिला है, क्या बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री, ये ड्रग्स एंड देन गन्स टुगेदर। और ये दोनों आने के साथ में ये एचआईवी और ये सारे चीजें भी एक साथ उसके साथ में आती हैं। तो निश्चित आप जो पहाड़ी स्टेट्स है इसकी जो स्थिति है, इवन मणिपुर है या मिजोरम है, इसमें ये एकदम चिंता का विषय हो गया कि युवाओं के बीच में ड्रग एडिक्शन का प्रमाण हो या एचआईवी का प्रमाण हो, ये बहुत ज्यादा परसेंट में हमें दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोगों को अपने जड़ों से तोड़ना, ऐसा भी काम बड़ी मात्रा में हुआ है। आगे आगे चल करके दादा अगला स्लाइड आप एक बार दिखाइए। तो हमारा ये जो विषय है कि उत्तर पूर्वांचल के सिवा भारत स्ट्रांग नहीं हो सकता है, क्योंकि अपना अविभाज्य एक अंग ऐसा अछूता रहते हुए पूरा देश कैसे विकसित हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व की छवि, माने यदि आप बायोडाइवर्सिटी देखिए या अ, उसका जो सारा टोपोग्राफी से लेकर सब देखिए, या उसकी समस्याओं को देखिए, ये विश्व की छवि यदि भारत है तो भारत की छवि उत्तर पूर्वांचल है। और यदि छोटी मात्रा में हम इसके हल को निकाल सके, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए यहाँ उसके समस्याओं के भी हल निकालने का भी रास्ता हमें मिल जाएगा। जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन कम होने के कारण बहुत सारी चीजों को एक मॉडल के रूप में सामने रखा जा सकता है। और कल्चरली भी हम यदि देखते हैं तो जैसे कनेक्टिविटी का जो डेवलपमेंट का या कनेक्टिविटी का जो बात है कि मैंने सुविधाएं जैसी नहीं आई, ऐसी बुरी चीजें भी नहीं आई। तो इसके लिए कुछ मात्रा में हम देखते हैं कि कल्चरली ये प्रोटेक्टेड रहा, अनटच्ड रहा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी कि बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, मैंने फार्मिंग में। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर्स जिस कम्युनिकेशन से यहाँ पहुंचना था, वो कम्युनिकेशन ही यहाँ नहीं पहुंचा। और इसके लिए आज भी पहाड़ों में, गांव में, अंदर की इंटीरियर जगह में गोबर के अलावा कोई खाद होता है ये लोगों को पता नहीं। या तो ट्रेडिशनली जो उनके तरीके हैं उसी तरीके से खाद यूज होता है। और इसके लिए आप मणिपुर में जाइए, आपको बहुत हेल्दी चावल मिलेगा, बहुत अच्छा चावल मिलेगा। क्यों? क्योंकि दे आर बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कल्चरली भी हम देखते हैं कि हमने जो शायद बहुत पहले युग में सुना होगा
या कहीं बहुत कम जगह में पूरे देश के कोई गांव में जो परंपराएं बची है, यहाँ जगह जगह में हमें बार बार इसका अनुभव आता है। जैसे हमने पूरे देश अपना पूरा देश ही अतिथि परायण है, किंतु आप उत्तर पूर्वांचल में आएंगे तो इसकी और गहराई से आप इसका जरूर अनुभव कर सकेंगे। तो ऐसा नॉट ओनली दिस, किंतु बाकी भी सारी जो परंपराएं हैं ना, जैसे मैं राभा कम्युनिटी में गई थी। तो राभा कम्युनिटी में ऐसा है कि आदमी मृत्यु होने के पश्चात पहले 10 पेड़ लगेंगे, उसके बाद में उसका दहन होगा, और जब तक के 10 पेड़ नहीं लगेंगे बॉडी प्रिजर्व होगा। तो ऐसे कई सारी बातें मैंने हमने सुना है कि हमारे देश में हम इको फ्रेंडली है बाय ट्रेडिशन, किंतु ऐसा मैंने देखा नहीं था कि बॉडी को रखा है कि पहले 10 पेड़ लगे कि नहीं लगे ये इंश्योर होगा, एंड देन उनका दहन होगा। तो ऐसे कई सारी बातें हैं ऐसी। मैं अभी राभा कम्युनिटी का ही मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि हमारे ट्रेडिशन में हम बातों के लिए स्पेसिफिक है। मतलब जैसे मैं मेरे पास में मेरी बुआ के लिए स्पेसिफिक नाम है, और मेरी मौसी के लिए मौसी नाम है। आई डोंट कॉल एवरीवन एज आंटी, वी हैव वेरी मच स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कार्बी कम्युनिटी में हमारा सेमिनार हुआ तो वो कहते हैं कि मौसी बड़ी है तो उसका बड़ी मौसी का क्या, मैंने माँ से बड़ी है तो उसका क्या स्पेसिफिक। एंड इफ यू गो टू द दिस राभा कम्युनिटी, उनके पास में एक क्या बोलते हैं ना, सिंग होता है, रण सिंह जैसा एक सिंग होता है, भैंस का सिंग बजाते हैं। तो वो सिंग बजाते हैं तो उसमें ट्यून्स है। तो उनकी जो ट्यून्स है वो ट्यून्स आर सो स्पेसिफिक कि सबके घरों में ये सिंग है जो बजते हैं, बजाना लोग जानते हैं। और उसके जो ट्यून्स है वो बड़े स्पेसिफिक है। यदि गांव बूढ़ा ने बजाया एक ट्यून में, तो लोगों को पता चलेगा कि कल लड़कियों ने ट्रांसप्लांटेशन के लिए निकलना है, क्योंकि कॉमन एक साथ खेती होता है गांव। तो सभी गांव के लोग वो ट्यून सुनने से दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमने कल धान लगाने के लिए जाना है। या तो ऐसा एक स्पेसिफिक ट्यून बजेगा कि घर में बूढ़ी महिला का देहांत हुआ है, घर में लड़का जन्म हुआ है। ऐसे ट्यून्स वो सिंग बजा दो आप, तो किसी को खबर देने के लिए नहीं जाना है। माना इट इज फास्टर देन वन SMS, फास्टर देन द व्हाट्सएप। बस ये बज गया, उसका ट्यून क्या है, और फिर ये ट्यून सबको मालूम है गाँव में, कम्युनिटी कि ये ट्यून्स क्या है। सो स्पेसिफिक, सो स्पेसिफिक। तो ऐसे ऐसी कई सारी विशेषताओं को लेकर के मैंने जब यदि हम पूरे देश में इसको यदि पूरा रिवाइव करना चाहते हैं, यदि हम हमें लगता है कि अरे हमारे देश की ये परंपरा है ये खो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर पूर्वांचल हमें राह दिखाएगा कि हमारी भी इस तरह से ही परंपरा होगी। तो हमने ये जो उत्तर पूर्वांचल की जो सारी विशेषता है, ये विशेषताओं को लेकर के सारे काम, और फिर इनको ही स्ट्रेंथन करते हुए सारे जो चैलेंजेस हमें दिखाई देते हैं, और फिर स्ट्रेटेजिकली जो उसका इम्पोर्टेंस है, इसको लेकर के भी हम जब चिंतन करते हैं, तो ये पूरे देश का तो निश्चित रूप से मैंने हिस्टोरिकली देखिए, अदरवाइज देखिए, ये अपने देश का जो भाग है, भूभाग है, जितना मुझे किंतु कभी कभी ऐसे लगता है कि पूरे देश में भी बहुत बड़ा अज्ञान है इस पूरे भूभाग के बारे में। अपने ही लोगों को आजकल तो मैंने काफी लोगों को पता चल रहा है कि व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट, किंतु ये जो सारी कनेक्टिविटी है, ये जो सारा एकत्व का जो भावना है, देश देश का जो भावना है, ये निश्चित रूप से जे मतलब लुकिस्ट नहीं, फिर तो इसको एक्टिस्ट करके मोदी जी ने इसको बताया। तो निश्चित रूप से ये सारा जो स्ट्रेंथनिंग है, इसके जो सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इसको लेकर के हम ऐसा काम निश्चित रूप से खड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए विवेकानंद केंद्र ने ऐसा पेरिनियल काम, ताकि यहाँ की लीडरशिप इसका अनुभव करे
कि हम अपने मात्र अपनी परंपराओं की रक्षा ही नहीं, तो पूरे उत्तर पूर्वांचल को और पूरे देश को स्ट्रेंथन करते हुए अपना जो रोल है, मतलब हम जब अभी बोल रहे हैं कि विश्व गुरु भारत के रास्ते पर हम निश्चित रूप से है, तो इसमें जो उत्तर पूर्वांचल का अपना जो रोल है, इसको इसको बहुत इफेक्टिवली यदि हमको एस्टेब्लिश करना है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग, यहाँ की लीडरशिप, इनके बीच में काम करना होगा। और इसके लिए केंद्र का जो सारा व्याप्ति है यहाँ का, इसी दृष्टि से आगे बढ़ा है। और हम फिर मैं अभी अपने काम के बारे में बताऊंगी। केंद्र का जो काम है, इसमें भी 3 मुख्य क्षेत्र है। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य और एक है संस्कृति। और इसको लेकर के ही मुख्यतः सारे प्रोजेक्ट्स और शाखा केंद्रों का अपन ने आयोजन किया है। और मुख्यतः असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्यों में अपना मुख्य कार्य, और मणिपुर में अभी मणिपुर में एक्चुअली जब माननीय एकनाथ जी थे तभी काम शुरू हो गया था, किंतु एक तो केंद्र की बाल्यावस्था और वहां की जो स्थिति, ये सब लेकर के कुछ कारणवश वो बंद हुआ था, तो अभी फिर से शुरू हो गया है। एकनाथ जी ने तो तब सिक्किम में भी काम शुरू कर दिया था। अभी केंद्र के 50वें वर्ष में अपन ने फिर से टारगेट लिया है कि हाँ, हम वहां पर भी पुनः काम शुरू करेंगे। नागालैंड में भी विद्यालय के रूप में अपना अस्तित्व निश्चित रूप से है। मेघालय, अपने VKIC के माध्यम से मेघालय में भी काम होता है। अनटच्ड ऐसा बोले तो केवल मिजोरम है, जहां पर अपना पहुंच कम है या पहुंच नहीं पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे एकनाथ जी जो थे, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब एकनाथ जी को स्वामी चिन्मयानंद जी हनुमान बोलते थे। ये सही में हनुमान के जैसे ही काम है सारे। आप लोग एक बार यहाँ, मैंने कोई आता है तो इसका अनुभव हो सकता है कि ये इतना बड़ा क्षेत्र, कोई कम्युनिकेशन नहीं। हम आज की स्थिति बता, आज की स्थिति भी सोचते हैं तो बड़ा दुर्गम है। आज रास्ते ठीक है, हमारे पास में व्हीकल्स है, फिर भी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आज भी लगते हैं। उस समय में तो लोग पैदल चलते और सामान कैसे लेके जाते। जिस समय में बॉर्डर तक पहुंचना कठिन है, ऐसे समय में एकनाथ जी ने एक नहीं, दो नहीं, 7 स्कूलें एक साथ शुरू की, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर, माने चाइना बॉर्डर के साथ में, म्यांमार बॉर्डर के साथ में एक दादा आगे का जो स्लाइड है, आप इसको मत दिखाइएगा। ओके। तो अम, तो ये जो सारे 7 स्कूल है उस समय में शुरू करना, और बाकी सारे असम के साथ में लगते हुए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का भी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, नॉर्थ ईस्ट में भी यदि हम देखते हैं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में 5 देशों की बाउंड्रीज है, किंतु अकेले अरुणाचल 3 देशों को बाउंड्री को ये करता है। तो इसके लिए उन्होंने एक साथ 7 स्कूलें स्थापन करना अपने आप में बड़ा काम था। मतलब हम सोच सकते हैं कि 1950 में 1950 में रामकृष्ण मिशन 1-2 स्कूलों से चलते आगे चला, जो केंद्र से काफी बड़ा अनुष्ठान था। अर्थात उनके स्ट्रेटेजी और पॉलिसी भी अलग थी, बट स्टिल ऐसे समय में केंद्र केंद्र जैसा न्यू बॉर्न और सारे के सारे कार्यकर्ता भी अनुभवी, उन सबको लेकर के वहां 7 स्कूलों को एक साथ सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम। और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए असम में एक स्कूल हुई, अरुणाचल में 7 स्कूलें, और असम में एक, ऐसे 8 स्कूलों का उस 70 के दशक में काम हुआ। फिर आगे चल करके अरुणाचल प्रदेश की जो सारी विद्यालय है वो 7 से लेकर के अभी 41 तक पहुंच गई है। और आने वाले वर्ष में मेरे ख्याल से 50 तक के ये विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में ही पहुंचेंगी। असम में भी 1 से लेकर के अभी 24 स्कूलें हैं, और एक नागालैंड में है, मतलब कुल 25। और आने वाले दिनों में वो भी 5 एक स्कूलें अभी साथ साथ बढ़ने वाली हैं।
फिर हम देखते हैं कि जब देखा कि मात्र विद्यालयों के माध्यम से काम नहीं होगा, मतलब ये रेसिडेंशियल विद्यालय अपने आप में एक विषय है। अरुणाचल प्रदेश की रेसिडेंशियल विद्यालय, उनका शुरू होना, उसमें काम करने वाले शिक्षकों का त्याग हम सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी हमारे जो केंद्र के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है रेखा दीदी वगैरह, इनकी भूमिका को यदि कोई पढ़े समझे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे इन लोगों ने काम किया होगा। तो ये सारा उत्तर पूर्वांचल का विशेष था। और फिर विद्यालयों को लेते लेते हुए ऐसे सोचा कि मात्र विद्यालयों से काम नहीं होगा, उनको और गांव में भी जाना चाहिए, अन्य सेवा प्रकल्प भी हाथ में लेना चाहिए। और इसके लिए अरुण ज्योति नाम का प्रकल्प विकसित हुआ। फिर अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे ऐसे चिंतन हुआ कि विद्यालय के जो शिक्षक है जो अपने ढंग से प्रशिक्षित होने चाहिए। मतलब वर्ष में एक बार कन्याकुमारी तो लोग जाते हैं, किंतु हर बार जाना संभव नहीं है। इसके लिए हमारा अपना बीएड कॉलेज हो, इसके लिए वो बीएड कॉलेज भी हुआ। फिर सेंटर फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और अन्य अन्य कामों से, अन्य अन्य रचना से ये सारा काम यहाँ के लोग कर पाए। इसके लिए कार्यकर्ता निर्माण की भी पूरी योजना यहाँ बनते हुए सारा काम विकसित हुआ। असम में भी इसी तरह से हम देखते हैं कि विद्यालयों के साथ साथ ही विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर शुरू हुआ, जिसमें अपने नरेंद्र दादा भी काम करते थे और अन्य अन्य कार्यकर्ता पूरे देश भर से आते ही है अभी भी। और उसमें सारी जो उत्तर पूर्वांचल की जो करीबन 400 कम्युनिटीज है, इनका अभ्यास होता है, इनकी कॉमनलिटीज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। और जो लीडरशिप है समाज की, उसके उनके बीच में हमारी परंपराएं कैसी श्रेष्ठतम है, इसको एस्टेब्लिश करने के अन्य अन्य कार्यक्रम लिए जाते हैं। और ऐसे अपने कम्युनिटी के लिए काम करने वाले लोगों को फेलिसिटेट भी किया जाता है। फिर है अपने कामों में हॉस्पिटल है। विवेकानंद केंद्र ने अपना पहला हॉस्पिटल जो है ये नुमलीगढ़ में शुरू किया। नुमलीगढ़ रिफाइनरी जो है उसके साथ में शुरू किया, तो आसपास के गांव में सेवा मिले, इसके लिए वो हॉस्पिटल नुमलीगढ़ के साथ में लिया गया। और अभी 100 बेडेड ये हॉस्पिटल उत्तर पूर्वांचल में ही अपना इसका नाम है। और साथ साथ जैसे हॉस्पिटल बड़ा होने लग गया तो हमने नर्सिंग स्कूल का प्रपोजल एनआरएल को दिया, और गत 4 वर्ष से अपन नर्सिंग स्कूल भी बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं, जो हर साल 40 की बैच में लड़कियां उसमें से निकलती है। 2 बैचेस ऑलरेडी आउट हो गई। अभी साथ में 1993 से 1993 से अपन चाय बागान के क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आसाम का बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है ये चाय बागानों में रहता है। और वन थर्ड, वन फोर्थ तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन चाय बागान में है। और इसके लिए केंद्र ने सोचा कि अपना वहां पर भी काम करना, उनकी लीडरशिप में भी काम करना आवश्यक है। और इसके लिए 2004 में 93 से तो अपना चाय बागान में काम शुरू हो गया था, किंतु 2004 में हमने आनंदालय नाम का प्रकल्प शुरू किया, जिसमें अपन वहीं के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि यदि चाय बागान की ये उन्नति यदि होनी है, चाय बागान को जैसे ब्रिटिशों ने डोमिनेट करके रखा था, बाद में ये नेट का है, नेट ना ग्रीन है डोली तारीख में एज्युकेटेड नाही. ऐकू येत आहे? हो व्यवस्थित चालू है। तो पहली जनरेशन भी एजुकेटेड नहीं है, और ये काम तो कोई बाहर से आके नहीं कर सकता है, उसी कम्युनिटी को हमने प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसा विचार करते हुए अपना ये आनंदालय प्रकल्प शुरू हुआ। और इसके लिए मैट्रिक पास युवा मिलना भी बड़ा कठिन अवस्था था, और उसी में से युवाओं को लेकर के हमने ये आनंदालय शुरू किए, जो मैट्रिक पास युवाओं को ट्रेनिंग देके कि केजी से केजी टू 5 ऐसे क्लासेस को कैसे पढ़ाया जाता है। स्कूल के बाद में ये बच्चे आते हैं और इनफॉर्मली खेल कूद के माध्यम से और बाकी संस्कारों के साथ पढ़ाई, ऐसा रोज का कार्यक्रम चलता है। और अभी आज हम
प्राय 185 जगह में ऐसे आनंदालय चलाते हैं, और इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रभाव पूरे कम्युनिटी में है। और इसके लिए आनंदालय में जाने से बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लड़कियां जो है वो अन्य अन्य सपोर्टिव कुछ कोर्सेस करती है, क्योंकि अपना इसी तरह से वातावरण है कि सभी ने पढ़ना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई छूट गई है तो फिर से शुरू करनी है, ऐसा एक प्रेरणा देते हुए ये प्रकल्प चलता है। और आज कई सारे युवा, मतलब कुछ दिन पहले ही एक यहाँ सेक्रेटरीट में अपने एक आनंदालय के चाय बगान के भाई को नौकरी मिला है, वो आया था और यही बताने के लिए आया कि मुझे ये नौकरी, मैं आनंदालय चलाता था इसके लिए मिला है। तो ऐसे कई सारे अपने अचीवमेंट्स हैं, कई सारा इसका इम्पैक्ट है जो आनंदालय का है। फिर अपना ग्राम विकास का एक प्रकल्प है जिसमें दोहरा उद्देश्य है। एक तो जो उत्तर पूर्वांचल की विशेषता है वीविंग, आपको आश्चर्य लगेगा कि हर एक कम्युनिटी का, मैंने ये 400 कम्युनिटी में जो बोल रही हूँ, हर एक कम्युनिटी का यूनिक ये जो विशेषता है, इस विशेषता को रखने के लिए और दूसरा महिलाओं को आत्मनिर्भरशील बनाने के लिए अपना ये प्रोजेक्ट चलता है, जो विवेकानंद केंद्र रूरल वेलफेयर प्रोजेक्ट खटखटी के नाम से जाना जाता है। आसपास के गांव की, कार्बी कम्युनिटी की, नागालैंड मणिपुर तक के लड़कियां वहां आती है और रेसिडेंशियल ये या वहां पर ट्रेनिंग होता है 7 महीने का, जिसमें वीविंग और टेलरिंग, मतलब वीविंग जैसे मैंने बताया कि लड़कियों को तो आता ही है, किंतु इससे कैसे पैसा बनाया जाता है, कैसे इसके कारण हम आत्मनिर्भरशील हो सकते हैं, ऐसा प्रशिक्षण वहां पर दिया जाता है। फिर अपना असमिया प्रकाशन विभाग के नाम से प्रकल्प है, और इसका विशेषता असमिया प्रकाशन का ऐसा है कि गत वर्ष ने 2018 में अपन ने स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट जो वर्क्स है इसको असमिया में अनुवाद करने का बहुत बड़ा काम यहाँ में पूर्ण किया। फिर जो सारे अपने ये सारे काम को चलाने के लिए और काम को विस्तारित करने के लिए, सारे राज्यों तक पहुंचने के लिए अपना जो सारा काम है, मतलब एज ए होल, जैसे केंद्र विवेकानंद केंद्र मनुष्य निर्माण का काम करता है या तो कार्यकर्ता निर्माण का जो काम करता है, वह काम भी एक अच्छी मात्रा में दिखाई देता है। और शाखा केंद्र, जैसे आसाम में हम देखें तो 25 विद्यालयों के साथ में प्राय 50 जगह में अपने शाखा केंद्रों के माध्यम से भी काम होता है। अरुणाचल प्रदेश में भी 40 विद्यालयों के साथ साथ करीबन 20-25 ऐसे शाखा केंद्रों के माध्यम से भी काम चलता है, ताकि हम अपने काम को सपोर्टिव, ऐसे युवाओं का निर्माण, नए पीढ़ी का निर्माण, ये सारे काम को आगे लेके जाने का योजना बना सके। तो आने वाले दिनों में केंद्र की जो योजना है इसमें बाकी 7-8 राज्यों तक कैसे पहुंचे, ऐसा पूरा योजना बनते हुए मैंने विशेष करके, जैसे मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रेटेजिकल जो इम्पोर्टेंस है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, पूरे देश के संस्कृति और इसको लेकर के, इसके लिए विवेकानंद केंद्र का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र में है। और मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि निश्चित रूप से यहाँ पर आना चाहिए, देखने के लिए तो जरूर, काम करने के लिए भी अपने जीवन का निश्चित कुछ समय इस भूभाग के लिए हम देंगे, ऐसा संकल्प हम सबने लेना चाहिए। इतना कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी, आपसे इस विषय पर आज सुनकर जरूर सबको बहुत अच्छा उससे मार्गदर्शन भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। इस सीरीज में स्वतंत्र भारत 75 सीरीज जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद प्रबोधिनी ने शुरू की है, इसमें जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर एक बार मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।